किसी ने गीता देवी पे हमला किया? हाँ जी हाँ, मुझे भी बंसी ने फोन करके बताया था कि घर में घुस आया था और उसने गीता देवी पे हमला कर दिया, जिसके कारण वो पूरी तरह से। आपको क्या लगता है, आई मीन आपको अंदाजा है ये काम किसका हो सकता है? किसने उन पर हमला किया होगा? पता नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन बंसी कह रहा था कि जब वो वहां पहुंचा तो हमलावर हमला करके जा चुका था। बट आई थिंक इंस्पेक्टर कि ये काम जरूर किसी चोर का हो सकता है, क्योंकि सेफ खाली हो चुकी थी। हो सकता है कि उसने वो चाबी हासिल करने के लिए ही गीता भाभी पर हमला कर दिया। हेलो इंस्पेक्टर विजय। हेलो डॉक्टर, अब तबीयत कैसी गीता जी? क्वाइट नॉर्मल, हालांकि उन्हें 11 टाके लगाने पड़े। जख्म बहुत गहरा था। अगर उन्हें वक्त पर अस्पताल में भर्ती ना किया होता तो काफी खतरनाक हो सकता था। जख्म सिर पर है? जी हाँ, उनके माथे पर किसी ने भारी चीज से हमला किया है। आई सी। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? श्योर। कैसा फील कर रही हैं गीता जी? आप ठीक तो हैं? गीता जी, क्या मैं जान सकता हूं आप पर यह हमला किसने किया? आया था। कौन है? महेश। क्या महेश भाई साहब? महेश आया था। पागल हो गया वो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता। आपका मतलब है कि आप पर हमला मिस्टर महेश ने किया? हाँ, मुझे खुद यकीन नहीं होता कि महेश 7 साल पहले इतना सीधा साधा, इतना ठंडे दिमाग का आदमी था। मुझे तो ऐसा लगा कि वो महेश था ही नहीं जिसे मैं जानती थी। आप बताएंगी क्यों उन्होंने आप पर हमला किया? क्या चाहते थे वो आपसे? जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। उन्होंने मुझसे सेफ की चाबियां मांगी, मैंने देने से इनकार कर दिया तो उन्हें गुस्सा। कमाल है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि भाई साहब को गुस्सा आ सकता है। खुद मैं भी नहीं सोच सकती थी। अभी उनका वो रूप देखकर ऐसा लगता है कि गुप्ता का खून भी शायद उन्होंने गुस्से में आकर ही किया होगा। क्या मतलब? गुप्ता को भी उन्होंने इसलिए बुलाया होगा कि उनसे कुछ रुपए हासिल कर सके। शायद गुप्ता ने देने से इनकार कर दिया होगा और गुस्से में आकर महेश ने उनको शूट कर दिया होगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, आखिर महेश छुपता क्यों फिर रहा है? वो सामने क्यों नहीं आता? हो सकता है उन्हें हम में से किसी से खतरा महसूस होता हो। अब तो उन्हें पुलिस से भी खतरा महसूस होता होगा, लेकिन मिस्टर गुप्ता के कत्ल से पहले अगर वो चाहते तो अपने घर आ भी सकते थे। मुझे लगता है वो कुछ लोगों से छिपते फिर रहे और उन्हीं लोगों से बचने के लिए उन्हें रुपयों की जरूरत है। गीता जी, अब तो उनके हाथ रुपए आ गए, अब उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। क्या आप बता सकती हैं कि उनकी बातों से आपको कहीं ऐसा कुछ लगा या महसूस हुआ कि इस वक्त वो कहाँ होंगे या कहाँ जाने वाले होंगे, ऐसा कुछ? नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगर उनके बारे में कोई कुछ जानता है तो वो है उनकी बेटी बरखा। बरखा? मैं नहीं मानती, डैड ऐसा नहीं कर सकते। वो किसी का खून नहीं कर सकते।
आई एम सॉरी मिस बरखा, आई एम वेरी सॉरी। मगर फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट यही कहती है कि वो कत्ल उन्होंने किया और कल रात आपकी मम्मी पर हमला भी। मैं नहीं मानती, मम्मी झूठ बोल रही हैं। जब आज से 7 साल पहले डैड ने मम्मी को मारने की कोशिश नहीं की, तो वो अब ऐसा क्यों करेंगे? तब शायद उनमें कत्ल करने का हौसला नहीं था, लेकिन एक कत्ल के बाद कत्ल करने की हिम्मत आ गई हो। नॉनसेंस, मेरे डैड कातिल नहीं हो सकते। तो फिर आप ही बताइए, वो हमला किसने किया? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। कमाल है, रात को आपके घर में इतना हंगामा हुआ और आपको पता तक नहीं। मैं सो रही थी, जब आवाज सुनकर मैंने बाहर देखने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद था। अच्छा, तो फिर दरवाजा किसने खोला? हमने खोला साहब, हमने बेबी के कमरे का दरवाजा खोला और पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन तब तक वो हमला करने वाला भाग चुका था साहब। तो तुम्हारा मतलब तुम्हारे मालिक भाग चुके? वो हमारे मालिक नहीं हो सकते साहब। हमने उस आदमी को भागते हुए यहाँ से देखा था, हमें पूरा विश्वास है वो हमारे मालिक नहीं हो सकते। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारी मैडम पर हमला हुआ उस वक्त तुम कहां पर थे? मैं क्वार्टर में था साहब। पीछे हमारा सर्वेंट क्वार्टर है, बंसी शुरू से वहीं रहता है। जब हमने चीख पुकार की आवाज सुनी तब हम भागते हुए यहाँ पहुंचे साहब। हमने उस आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है साहब वो हमारे मालिक नहीं हो सकते। तुम भी अपनी मालकिन की जुबान बोल रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, आप खुद सोचिए, अगर ये हमला डैड ने किया होता, वो घर तक आए होते, तो वो मुझसे अपनी बेटी से बगैर मिले चले जाते। बेटी से अगर उन्हें प्यार होता बरखा जी, तो आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाते। इंस्पेक्टर प्लीज। ये भी तो हो सकता है मिस बरखा की वो आपसे मिलकर गए हों और आप हमें नहीं बताना चाहती। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? शायद अपने डैड को बचाने के लिए, लेकिन प्लीज आप मेरा यकीन रखिए कि उन्हें एक ही सूरत में बचा सकते हैं हम, अगर वो अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। चाहे उन्होंने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो। इसका फैसला तो कानून करेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानती हैं वो इस वक्त कहां है, मगर आप हमें बताना नहीं चाहती। जी नहीं, मैं नहीं जानती। ना भी जानती, मगर आई एम वेरी श्योर कि आपके डैड जहां कहीं भी हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश या मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप उसी वक्त हमें इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा होगा और आप भी। सर, उस नौकर बंसी पर नजर रखने का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वो घर से निकला, लेकिन घर का कुछ सामान खरीदने के लिए रास्ते में ना तो उसने किसी से बात की और ना ही किसी को फोन किया। इसका मतलब ये हुआ कि उसका अपने मालिक के साथ कोई संपर्क नहीं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक बात ही काफी है उसको शक के दायरे में लेने के लिए। कौन सी बात? उसने पान की दुकान से नासा ब्रांड सिगरेट का पैकेट खरीदा था। नासा ब्रांड सिगरेट का पैकेट? शर्मा, ये तो वही पैकेट है जो हमें मिस्टर महेश की पर्सनल चीजों में से मिला था, राइट? यस सर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अब बंसी ही हमें महेश का पता बता सकता है। बंसी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहां जा रहे हो बंसी? कहीं नहीं साहब, अपने क्वार्टर में जा रहा था साहब। इस टिफिन में क्या है? खाना है साहब। वो क्या है ना कि हम खाना यहीं बना लेते हैं और अपने क्वार्टर में जाकर खा लेते हैं। काफी बड़ा टिफिन है, खाना काफी भरा हुआ है। इतना खाना अकेले खाते हो? हाँ साहब, आप हमारी बॉडी तो देख ही रहे हैं साहब, ऐसे ही खा खा के बनी। पुलिस वालों से नाटक? सच बताओ, तुम्हारे क्वार्टर में तुम्हारे साथ कौन रहता है और ये खाना तुम किसके लिए ले जा रहे हो? बोलो। कोई नहीं साहब, हम अकेले रहते हैं।
जाड़ी चमड़ी है, ऐसे नहीं मानेगा। इनके क्वार्टर चलते हैं और देखते हैं इनके साथ कौन रहता है। देख लीजिए साहब, हमने कहा था साहब यहाँ कोई नहीं है। फिलहाल तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ कोई ठहरा जरूर था। ये सिगरेट, इस ब्रांड की सिगरेट तुम्हारे मालिक पीते हैं ना? नहीं साहब, तो हम पी लेते हैं कभी कभी चुपके। झूठ मत बोल बंसी। इतनी महंगी सिगरेट अगर तू रोज पिएगा ना, तो आधी तनख्वाह तो तेरी सिगरेट पीने में ही चली जाएगी। हम सच बोल रहे हैं साहब। देखो बंसी, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। सच सच बता दो, वरना पुलिस के बेल्ट की, पुलिस के पट्टे की मार का अंदाजा नहीं है तुम्हें। शर्मा, अपना बेल्ट निकालो। बता दो साहब, बता दो। हम तो अपने नमक का कर्ज अदा कर रहे थे साहब। मालिक ने कहा वो यहाँ रुकना चाहते हैं। हम नौकर आदमी उन्हें मना कैसे करते साहब? इसका मतलब मिस्टर महेश यहाँ आए थे? जी साहब, उन्होंने कहा वो मालकिन से कुछ हिसाब किताब करना चाहते हैं। इसका मतलब है सर, गीता जी सच बोल रही थी। अगर वाकई में सच बोल रही थी तो शर्मा, उनकी जान को खतरा है। कौन? कौन? तुम पागल हो गए हो क्या? यहां आने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने भी तुम्हें इस रूप में देख लिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। और अगर इंस्पेक्टर विजय को एक बार भी शक हो गया कि तुम महेश नहीं बल्कि गोयल हो तो गोयल? तुम गोयल नहीं हो। कौन हो तुम? हाँ, मैं। इंस्पेक्टर विजय। चौंक गए।
मुझे शक तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मिस्टर महेश का लाइसेंस रिवॉल्वर मुझे मिस्टर गुप्ता की लाश के पास से मिला। मैं समझ गया कि कोई खेला चल रहा है। फिर मेरा शक उस दिन यकीन में बदला जिस दिन बंसी के क्वार्टर पर मुझे सिगरेट के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। ये सिगरेट तुम्हारे मालिक ने पी? जी साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। क्या? बंसी, अगर ये सिगरेट किसी ने पी होती तो इसका पिछला हिस्सा, आई मीन फिल्टर वाला हिस्सा पीला होता। इस सिगरेट के साथ कुछ ऐसा हुआ था, ये देखो। इसे सिर्फ जलाया गया था ताकि ये साबित हो सके कि मिस्टर महेश यहाँ पर थे, और ये काम तुमने किया है। ये झूठ है साहब, झूठ है ये साहब। किसके बोलने पर तुमने किया? वो मालकिन ने कहा था। बस मैं समझ गया कि मिस्टर महेश को फंसाने के लिए ये प्लान नहीं, ये ड्रामा नहीं रचा गया, बल्कि इसके पीछे कुछ और। आपके साथ इस गेम में और कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये जानने के लिए आप ही का ड्रामा मैंने आपके साथ किया। शर्मा, ये सब आपका किया धरा नाटक था मम्मी। लेकिन आपने ये नाटक क्यों खेला? बोलिए। महेश को जिंदा साबित करने के लिए, क्योंकि सिर्फ मैं और कोयल जानते थे कि महेश मर चुका है आज से 7 साल पहले। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने अपना सब कुछ, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी और मुझे दिया है सिर्फ 25 लाख, सिर्फ 25 लाख। ये तुम्हें किसने बताया? मैंने बताया। तुमने? कोयल, तुम तो मेरे वकील हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें भी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी महेश। हमने तो सोचा था कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी गीता के नाम कर दोगे, लेकिन तुमने तो हमारी सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। यानी तुम दोनों? हाँ, ठीक समझे तुम, लेकिन तुम्हारी ये समझदारी तुम्हारी ये मौत बनकर आई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया गीता। मेरी मौत के बाद तो तुम्हें मेरी वसीयत सामने लानी ही पड़ेगी। क्या करोगे? तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। वसीयत तो तब सामने आएगी जब तुम्हारी मौत सामने आएगी। अब सबसे पहले इन सब चीजों को संभालो जिन पर इसकी फिंगरप्रिंट्स हैं। कल को ये सब चीजें इसे जिंदा रखने में हमारे काम आएंगी, और खास तौर पर इसकी रिवॉल्वर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई आदमी 7 साल तक वापस ना आए तो उसे मुर्दा करार दे दिया जाता है, और उन हालात में हमें महेश की वसीयत को अमल में लाना पड़ता है, और सारी प्रॉपर्टी गीता के हाथ से निकल जाती। लेकिन आप लोगों ने बेचारे मिस्टर गुप्ता को क्यों मार डाला? वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था, और फिर महेश के दोबारा गायब होने का कारण भी तो बताना था, इसलिए 5 लाख? मेरा मुंह बंद रखने की कीमत सिर्फ 5 लाख? मेरे ख्याल से गीता देवी ने मेरी कीमत आपको बता दी होगी। हाँ, गीता ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि तुम जैसे लोगों का मुंह बंद करने का एक और भी तरीका होता है। सच तो ये है कि एक जुर्म करने के बाद 7 साल तक आप लोग बचे रहे, आप लोगों का हौसला बढ़ गया। उसी मदहोशी में आप लोग ये भूल गए कि जुर्म की पतंग को कितनी भी ढील दी जाए, एक न एक दिन कटनी ही पड़ती। तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है।